हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने कुछ केसेस की बात की थी सदिश में। क्या क्या केस की बात की थी? नंबर एक, जब दो सदिशों के परिमाण समान हो। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर दो सदिशों के परिमाण समान हैं तो परिणामी सदिश को लिखा जाएगा 2a cos θ/2। कब? जब एक सदिश और दूसरे सदिश के मध्य का कोण थीटा हो। फिर इसका केस 1 बात की थी। क्या था केस 1? कि यदि दो सदिश ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण 60 डिग्री हो और उनके परिमाण समान हो तो परिणामी सदिश का परिमाण कितना लिख सकते हैं? √3a। केस 2 की बात की थी। क्या? जब दो सदिश ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण 90 डिग्री हो तो आप परिणामी सदिश का परिमाण √2a लिख सकते हैं। √2 गुणा a लिख सकते हैं। दूसरी बात, परिणामी सदिश क्या होगा? बिल्कुल बीच में होगा। इधर से θ/2, इधर से भी θ/2, यहाँ पे बिल्कुल बीच में होगा। इधर भी कोण 30 डिग्री, इधर भी कोण 30 डिग्री। यहाँ भी परिणामी बिल्कुल बीच में होगा। इधर भी कोण 45 डिग्री, इधर भी कोण 45 डिग्री। राइट। फिर केस 3 की बात की थी और केस 3 आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है। परिणामी सदिश का परिमाण कब? जब एक सदिश ए सदिश दूसरा सदिश बी सदिश के मध्य कोण 120 डिग्री हो, तब भी परिणामी बिल्कुल बीच में होगा। कितने कोण पर? इससे भी 60 डिग्री कोण पर और यहाँ से भी 60 डिग्री कोण पर। राइट। और ये आ जाएगा ए। दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण भी उतना ही होगा। ए परिमाण के दो सदिश हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर कार्य रहते हैं, तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी ए होगा। राइट। फिर हमने बात की थी दो सदिश ए सदिश और बी सदिश दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री हो तो cos थीटा का मान अधिकतम होगा। और cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 cos 0 का मान। राइट। तो उस समय में परिणामी सदिश का परिमाण भी अधिकतम होगा। कितना होगा? a + b होगा। एक और केस की बात की थी, जब ये a सदिश और ये b सदिश दोनों के मध्य कोण 180 डिग्री हो तो cos थीटा का मान न्यूनतम होगा। कितना होगा? -1। और उस समय परिणामी सदिश का परिमाण जो होगा वो न्यूनतम होगा। न्यूनतम कितना होगा? a लहराता हुआ -b। ये लहराता हुआ माइनस क्या है? कि a बड़ा है तो a - b लिखो और b बड़ा है तो b - a लिखो। इसका ये मतलब है। राइट। ओके। यहां तक की बात हम लोगों ने कल करी थी। हमने किया एक शॉर्ट रिवीजन। यस, रिवीजन। अब हम आगे की बात करें। मुझे यहां पे बात करनी है देखो जी, आपके पास एक सदिश है ए सदिश, दूसरा सदिश है बी सदिश। इनके मध्य का कोण थीटा है। अब ए सदिश और बी सदिश के परिमाण समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। राइट। मैं क्या कर रहा हूं? थीटा का मान 0 डिग्री से 360 डिग्री तक निरंतर परिवर्तित कर रहा हूं।
करने पर थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक निरंतर परिवर्तित करने वाला हूं। तो परिणामी सदिश के साथ क्या होगा? परिणामी सदिश का परिमाण बराबर आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण कॉस थीटा के मान पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कॉस थीटा का मान बढ़ेगा तो परिणामी सदिश का परिमाण भी बढ़ेगा, और कॉस थीटा का मान घटेगा तो परिणामी सदिश का परिमाण भी घटेगा। यही मतलब हुआ। ओके, इस बात को समझने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा? पहले कॉस थीटा का ग्राफ, जो कि आपको पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया है। चलो जी, एक बार पहले कॉस थीटा का ग्राफ बनाएं। यहां मैं ले रहा हूं थीटा, यहां मैं ले रहा हूं कॉस थीटा। 0 डिग्री के लिए कॉस थीटा का मान अधिकतम था, कितना था? +1, और 90 डिग्री पर ये मान घटकर कितना हो गया था? 0 हो गया था। फिर 180 डिग्री पर ये मान कितना हो गया था? -1 हो गया था। -180 डिग्री पर ये मान -1 हो गया था। फिर ये मान 270 डिग्री पर कितना हो गया था? 0 हो गया था। और फिर ये मान वापस से 360 डिग्री पर वापस से कितना हो गया था? +1 हो गया था। ऐसा ही ग्राफ पड़ा था। अब इस ग्राफ में खास बात क्या है कि जब कोण 0 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री तक बढ़ता है, राइट, 0 से 180 तक बढ़ता है, तब cos थीटा का मान +1 से और -1 तक घटता है। +1 से और -1 तक घटता है। यही इंपॉर्टेंट बात है ना? यस। तो मैं क्या लिख रहा हूं? जब थीटा का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है तो cos थीटा का मान निरंतर +1 से -1 तक घटता है। बोली बात सही है? यस। ओके। और cos थीटा का मान +1 से -1 तक घटेगा तो क्या होगा? cos थीटा घटेगा तो परिणामी सदिश भी घटेगा। ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री पर परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम था, कितना था? a + b था, और थीटा बराबर 180 डिग्री पर परिणामी सदिश का परिमाण न्यूनतम था, और कितना था? a - b था। बोलिए हाँ या ना?
थीटा बराबर 0 डिग्री पर अधिकतम, थीटा बराबर 180 डिग्री पर न्यूनतम। यहां पे cos थीटा का मान अधिकतम, यहां cos थीटा का मान न्यूनतम, यानी कि जैसे जैसे cos थीटा का मान घटेगा वैसे वैसे परिणामी सदिश का परिमाण भी घटेगा। यही बात करना चाह रहे हैं, हाँ या ना? तो जैसे जैसे ये कोण, ये वाला कोण थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा का मान घटते 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 न्यूनतम हो जाएगा। थीटा बराबर 0 पे अधिकतम होगा और फिर ये घटते घटते न्यूनतम हो जाएगा, हाँ कि ना? बात क्लियर है? ओके। सेकंड केस, क्या थीटा बराबर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक थीटा बढ़ने पर, हाँ जी, 180 डिग्री से 360 डिग्री तक अगर ये थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा का मान लगातार बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा भी लगातार बढ़ेगा। cos थीटा का मान -1 से +1 तक बढ़ता है। बोलो ये बात सही है क्या? cos थीटा का मान बढ़ेगा और cos थीटा का मान बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे cos थीटा का मान बढ़ेगा तो परिणामी सदिश का परिमाण भी बढ़ेगा। थीटा बराबर 180 डिग्री पर परिणामी सदिश का परिमाण कैसा था? न्यूनतम था, a माइनस बी, और थीटा बराबर 360 डिग्री पर परिणामी सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा? अधिकतम, कितना? a प्लस बी। बोलो हाँ या ना? यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण पहले घटेगा फिर वापस से बढ़ेगा। अब मैं इसको आपको वापस समझाऊं। देखो, पहले दोनों सदिश एक ही दिशा में, तो इनका परिणामी क्या है? अधिकतम, a प्लस बी। फिर थीटा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, ए सदिश यहीं रहा, बी सदिश का घूमने लगा, तो थीटा धीरे 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 बढ़ने लगा, तो परिणामी सदिश का परिमाण भी लगातार घटते 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 न्यूनतम हो गया। कब? जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो गए। बोलिए हाँ या ना? फिर 180 के बाद में फिर वापस और कोण बढ़ाया गया। अब ये वाला कोण है जी, है ना? तो देखो, पहले 0 से 180 बढ़ा, अभी भी घूमता जा रहा है, तो कोण 180 से डिग्री से ज़्यादा और 360 तक। तो जब कोण 180 से 360 तक बढ़ेगा तो cos थीटा का मान लगातार घटेगा, इसलिए परिणामी सदिश का मान लगातार, घटेगा नहीं, cos थीटा का मान लगातार बढ़ेगा, इसलिए परिणामी सदिश का परिमाण भी फिर से बढ़कर अधिकतम हो जाएगा। पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बोलो बात क्लियर है? यस, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसको हमें बात करनी थी। अब हम यहां पे एक बात और कर सकते हैं, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ध्यान से समझना। इससे क्या एक बात निष्कर्ष निकल के आई? परिणामी सदिश का जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा? a प्लस बी, और परिणामी सदिश का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा? a माइनस बी। यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण का न्यूनतम मान कितना होगा? a माइनस बी, और अधिकतम मान कितना होगा? a प्लस बी। यानी कि दो सदिशों के परिणामी, यानी कि दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी के मध्य होगा। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस, ओके। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके चलें। हाँ जी, जो हमने लास्ट सभी पॉइंट सीखा उसी से भी आधारित एक क्वेश्चन है। क्या है? 50 न्यूटन व 40 न्यूटन के दो बलों का परिणामी निम्न में से जो नहीं हो सकता वो बताना है। ठीक है जी, आप बताओ। ए सदिश का परिमाण 50 न्यूटन, बी सदिश का परिमाण 40 न्यूटन, तो परिणामी सदिश का अधिकतम मान ए
प्लस बी यानी कि 50 प्लस 40 यानी कि 90 न्यूटन। बोलो ये बात क्लियर है। इसी तरह से परिणामी सदिश का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, a माइनस बी। ए बड़ा है, बी छोटा है, इसलिए ए माइनस बी लिखा। क्या आएगा, 50 माइनस 40 यानी कि 10 न्यूटन। आप क्या कह रहे हैं कि इन दोनों सदिशों या इन दोनों बलों से जो परिणामी बल प्राप्त होगा, इन दोनों सदिशों से जो परिणामी सदिश प्राप्त होगा, उसका न्यूनतम मान कितना होगा, 10 न्यूटन, और अधिकतम मान कितना होगा, 90 न्यूटन। यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण 10 न्यूटन से कम नहीं हो सकता और 90 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। परिणामी सदिश का परिमाण 90 न्यूटन से अधिक नहीं हो सकता। और परिणामी सदिश का परिमाण 10 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 10 न्यूटन। अधिकतम मान कितना हो सकता है, 90 न्यूटन। तो वो आंसर नहीं हो सकते जो 10 न्यूटन से कम हो या 90 न्यूटन से ज्यादा हो। ये 10 न्यूटन से कम है तो इसलिए ये आंसर नहीं, मतलब ये इन दोनों का परिणामी नहीं हो सकता, इन दोनों का परिणामी नहीं हो सकता। और 90 न्यूटन से अधिक है 120 न्यूटन, ये भी इन दोनों का परिणामी नहीं हो सकता। और प्रश्न ने क्या पूछा है, नहीं हो सकता। इसका मतलब जो नहीं हो सकता वही हमारा सही आंसर है। तो ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। बोलो ये बात क्लियर है क्या, यस। चलिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्या हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 बलों के युग्म लिए हैं, 3 बलों के युग्म, ठीक है जी। देखो 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन, राइट। इसी तरह से 60 न्यूटन, 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन। ये 3 बलों के हमने क्या लिए हैं, यहाँ पर परिणामी लिए हैं। सुनिए जरा बात को। इन 3 बलों के युग्म में से ऐसा कौन सा युग्म है, इन चारों में से कौन सा युग्म है जिसका परिणामी कभी शून्य प्राप्त नहीं हो सकता, जिसका परिणामी कभी शून्य प्राप्त नहीं हो सकता। कि सर आप करते क्या हो, पढ़ाते हो 2 सदिशों का परिणामी और पूछते हो 3 सदिशों का परिणामी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, बात को समझो। आपके पास एक बल है ए सदिश, एक बल है बी सदिश, इन दोनों का परिणामी आया कहीं बीच में। यहां लिख देता हूं ए और बी, ए और बी सदिश का परिणामी ये इस डायरेक्शन में आया। यस, बात क्लियर है। तो अगर तीसरा सदिश, यदि तीसरा सदिश सी सदिश, यदि तीसरा सदिश सी सदिश, यदि सी सदिश का परिमाण ए व बी सदिश के परिणामी सदिश के परिमाण के बराबर हो एवं सी सदिश की दिशा ए सदिश व बी सदिश के परिणामी सदिश, परिणामी ए सदिश और बी सदिश का परिणामी सदिश कौन है, वो है आर ए बी सदिश के ठीक विपरीत हो। तो देखो ए और बी का परिणामी सदिश इधर और तीसरा सदिश जो है वो ए और बी
के परिणामी सदिश के ठीक विपरीत हो और दोनों के परिमाण समान हो, इन दोनों के परिमाण समान हो, तो क्या होगा, परिणामी बल शून्य हो जाएगा, परिणामी सदिश शून्य हो जाएगा। तो तीनों सदिशों का तीनों सदिशों का परिणामी शून्य प्राप्त होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वापस से सुनो, फिर से बनाता हूं। ये आपके पास है ए सदिश, ये आपके पास था बी सदिश, और ये आपके पास है सी सदिश। तीन सदिश हैं। अब मैं कहता हूं ए और सी सदिश का परिणामी, ए सदिश और सी सदिश का परिणामी, अगर ये बात सच है, अगर ये बात सत्य है कि ए और बी का परिणामी सदिश सी सदिश के ठीक विपरीत है और परिमाण में समान है, तो बाकी भी सत्य होंगे। ए और सी का परिणामी जो होगा वो एग्जैक्टली इस दिशा में होगा। यस, क्या ये हो गया आर ए सी सदिश, आर ए सी सदिश, ए और सी का परिणामी, और इस ए और सी का जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण एग्जैक्टली बी सदिश के परिमाण के बराबर है और उसके एग्जैक्टली विपरीत है, ठीक विपरीत है, इसलिए इनका भी परिणामी सदिश शून्य होगा। इन तीनों सदिश, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का परिणामी शून्य होगा। ऐसे समझो ना, मैं बताऊं हिंदी में कि मेरे को दो लोग पकड़ के इधर खींचे, ए ने खींचा इधर, बी ने खींचा इधर, ठीक है, और इन दोनों का जो परिणामी बल निकला वो कहां निकला, बीच में, ठीक है जी। और जितना बीच में परिणामी इन दोनों बलों का है, उतने ही बल से मुझे ठीक पीछे की ओर कोई और खींचे तो क्या होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ए और बी का परिणामी बीच में आपकी तरफ, और सी बल लगा मेरे पीछे की तरफ, उतना ही लगा जितना ए और बी का परिणामी है। मान लो ए 10 न्यूटन, बी 20 न्यूटन, और इनका परिणामी आया कोई, मान लेते हैं 15 न्यूटन, ठीक है जी। तो 15 न्यूटन बल से अगर मेरे को ठीक विपरीत दिशा में कोई खींचे तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मेरा परिणामी बल क्या हो जाएगा, मुझ पर शून्य हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है क्या? ओके, अब बात को समझो, इसको फिर से बनाता हूं। क्या बनाता हूं, ये है मेरे पास ए सदिश, ये है मेरे पास बी सदिश, और ये है मेरे पास सी सदिश। मैंने वापस सारे बना लिए। बी और सी का परिणामी कहां होना चाहिए, हाँ जी, बी और सी का परिणामी एग्जैक्टली यहां पर होगा, इस दिशा में होगा। इसको क्या कहूंगा, आर बी सी, और इसका परिमाण एग्जैक्टली ए सदिश के परिमाण के बराबर, और इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, जिससे कि परिणामी सदिश शून्य प्राप्त हो। मैंने क्या क्या समझाया, फिर से बोलता हूं। अगर तीन सदिशों का परिणामी योग शून्य है, अगर तीन सदिशों का सदिश योग शून्य है, यदि तीन सदिशों का परिणामी सदिश शून्य है, तो उन तीन में से किन्हीं दो का परिणामी सदिश तीसरे सदिश के ठीक बराबर परिमाण में होगा और दिशा में ठीक विपरीत होगा। और अगर ऐसा किसी एक केस में लागू है तो सभी केसेस में ऐसा लागू होगा ही होगा। पहली बात तो ये। यस, एक बात, अब सुनो मेरी बात, यहां सुनो, इसको समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन के तीन बल आपके पास हैं, ठीक है जी। मैं इन दोनों की बात करूं, 30 और 40 की। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, पहला एग्जांपल कौन सा, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन व 50 न्यूटन, ये तीन बलों का युग्म है, ठीक है जी। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब ए व बी का परिणामी सदिश का अधिकतम परिणामी कितना हो सकता है, आप बताइएगा। ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 40 यानी कि 70 न्यूटन।
बोलो हाँ या ना। ए व बी सदिश का परिणामी सदिश का परिमाण का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये तो आपको बताया था कि ए माइनस बी भी लिख सकते हैं और बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाना है। तो कितना आएगा? 40 माइनस 30 यानी कि 10 न्यूटन। हाँ या ना। अब तीसरा बल देखना, तीसरा बल कितना है? तीसरा बल है 50 न्यूटन। वो अधिकतम और न्यूनतम के बीच में है क्या? बिल्कुल है। यानी कि ए सदिश और बी सदिश, पहले बल व दूसरे बल का जो परिणामी होगा वो 10 न्यूटन से 70 न्यूटन के बीच में होगा। किस पर निर्भर करेगा? कोण पर। तो किसी ना किसी कोण पर ये 50 न्यूटन हो सकता है। और इन दोनों का परिणामी 50, ए सदिश और बी सदिश का परिणामी अगर 50 न्यूटन हो सकता है तो ये सी बल उन दोनों के परिणामी की विपरीत दिशा में लगकर उसको संतुलित कर सकता है। हाँ या ना। यानी कि क्या समझ में आया? इन तीनों में से किन्हीं दो बलों का न्यूनतम परिणामी व अधिकतम परिणामी, इन तीनों में से तीसरा बल बाकी दो बलों के न्यूनतम परिणामी व अधिकतम परिणामी के बीच में अगर आता हो तो वो तीनों मिलकर शून्य सदिश उत्पन्न कर सकते हैं। वो तीनों मिलकर उनका परिणामी शून्य हो सकता है। यस और नो। प्रश्न ने क्या पूछा है? जो नहीं हो सकता, इसका मतलब आप वो ज्ञात कर लो जो हो सकता है। यस और नो। वापस से सुनो कि सर आपने तो ये, अगर ऐसा करता कि मैं इसको मानता ए, इसको मानता बी और इसको मानता सी और इन दोनों को चेक करता, तो करो, बताइए जी। आर ए बी का परिणामी का अधिकतम मान कितना होता? ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 40 प्लस 50 यानी कि 90 न्यूटन। आर ए बी के परिणामी का न्यूनतम परिमाण कितना होता? बी माइनस ए यानी कि वही 10 न्यूटन। यस। तो तीसरा वाला बल जो है वो कितना है? 30 न्यूटन। वो 10 और 90 के बीच में है क्या? इन दोनों का अधिकतम परिणामी व न्यूनतम परिणामी जो है वो कितना है? 90 न्यूटन और 10 न्यूटन। और तीसरा वाला जो है वो 10 न्यूटन और 90 न्यूटन के बीच में, यानी कि अभी भी तीनों का परिणामी शून्य उत्पन्न हो सकता है। किसी, इसको ए, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तीनों से चेक कर लो। तो अगर वो किसी को भी ए बी सी मानने से चेक, मतलब इन तीनों को चेक करने पर अगर वो परिणामी शून्य उत्पन्न कर रहा है तो किसी को भी ए बी सी मान लो, शून्य ही उत्पन्न करेगा। एक बार मैंने ए बी किसको बना था? 30 और 40 को। फिर मैंने ए बी किसको बना था? 40 और 50 को। दोनों केसेस में ऐसा लागू हो रहा है। यस और नो। बात क्लियर है क्या? ओके, चलिए जी और आगे की बात करें। अब मैं सेकंड केस इसमें चेक करूंगा। ये सेकंड वाला सुनो साहब, 60 न्यूटन, 40 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये ए और ये बी। ए व बी का परिणामी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 60 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन यानी कि 100 न्यूटन। ए व बी के परिणामी का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। ठीक है जी। ये तीसरा वाला देखना, क्या 20 और 100 न्यूटन के बीच में है क्या? नहीं है, ये 20 न्यूटन से भी कम है। क्या कहूंगा? 10 न्यूटन बल इज लेस देन, 10 न्यूटन बल इज लेस देन आर ए बी के परिणामी का न्यूनतम मान। ये ए और बी का जो परिणामी होगा उसके न्यूनतम मान से भी कम है, इसलिए ये तीन बल मिलकर कभी भी शून्य उत्पन्न नहीं कर सकते। कि सर फिर से आप इसको ए और इसको बी क्यों माना? चेंज करो, कर लो। इसको ए और इसको बी मान लो तो ये हो जाएगा सी। अब चेक करो साहब, क्या आर ए बी के परिणामी का अधिकतम मान ए प्लस बी यानी कि 40 प्लस 10 यानी कि 50 न्यूटन, और आर ए व बी के परिणामी का न्यूनतम मान 40 माइनस 10 यानी कि 30 न्यूटन। अब आप देखना, ये जो तीसरा बल है सी, ये 30 न्यूटन और 50 न्यूटन के बीच में है क्या? नहीं। क्या कहोगे? सी
सी का मतलब 60 न्यूटन जो है वो ए व बी के परिणामी के अधिकतम मान से भी अधिक है। अधिकतम मान कितना हो सकता है? ए व बी सदिश के परिणामी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 50 न्यूटन। पर तीसरा कितना है? 60 न्यूटन। तो दोनों बल ए व बी अगर एक दिशा में लग जाएं, कौन 40 न्यूटन और 10 न्यूटन एक दिशा में लग जाए तो भी कितना उत्पन्न होगा? 50। और इधर कितना लग रहा है? 60। तो ये संतुलन में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। बस यही बात समझनी है आपको। क्लियर है? थर्ड केस, चलो साहब, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन। यस, सुनो जी, इसको ए, इसको आपने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। तो आर सदिश का परिमाण किसके लिए? ए व बी के लिए। ए व बी के लिए परिणामी अधिकतम मान कितना होगा जी? ए प्लस बी, यानी कि 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन यानी कि 30 न्यूटन। यस, फिर परिणामी ए व बी के परिणामी का न्यूनतम मान बी माइनस ए, 20 माइनस 10 यानी कि 10 न्यूटन। देखना ये जो तीसरा वाला है कितना है? 15 न्यूटन। वो 10 और 30 के बीच में है क्या? है। यस, इसलिए ये तीनों मिलकर मैं लिख देता हूं 15 न्यूटन इज मोर देन आर ए बी का न्यूनतम परिणामी एंड मोर देन इज एंड लेस देन आर ए बी सदिश का अधिकतम परिणामी। यस, इसलिए ये मिलकर संतुलन उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी संतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। संतुलन का मतलब परिणामी सदिश का, इन तीनों का परिणामी योग 0 हो। यस, लास्ट वाला और चेक करो, क्या? नंबर 4। एक नंबर पहले पिछले बीच में चेक कर चुके हैं ना। नंबर 4, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन। इनके लिए चेक करो जी। इसको बोला आपने ए, इसको बोला बी और इसको बोला सी। तो आप क्या कहेंगे? परिणाम ए व बी के परिणामी सदिश का परिमाण का अधिकतम मान। देखो कितना बोलना पड़ रहा है। ए व बी के परिणामी सदिश का के परिमाण का अधिकतम मान कितना साहब? ए प्लस बी, 6 प्लस 8 यानी कि 14 न्यूटन। ए व बी के परिणामी सदिश का परिमाण का न्यूनतम मान बी माइनस ए, 8 माइनस 6 यानी कि 2 न्यूटन। ओफो, ये जो तीसरा सदिश है चेक करो कि ये 10 न्यूटन इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। क्या कहेंगे? 10 न्यूटन इज मोर देन 2 न्यूटन एंड लेस देन 14 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन इज मोर देन आर ए बी के परिणामी का न्यूनतम मान एंड लेस देन आर ए बी के परिणामी सदिश का अधिकतम परिणामी। हाँ या ना? ये इसका मतलब ये 0 उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात क्लियर है क्या? सबको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए, राइट? चलिए हम बात करने जा रहे हैं 3 सदिशों का संतुलन। 3 सदिशों का संतुलन का मतलब जब तीनों सदिश मिलकर 0 उत्पन्न कर रहे हो, जब तीनों सदिश मिलकर उनका परिणामी सदिश 0 हो। देखो 3 सदिशों का सदिश योग 0 होने की शर्त, यानी कि 3 सदिशों का संतुलन। ये बात मैं कर चुका हूं, अभी सिखाई थी। क्या सिखाई थी? फिर से एक बार बोलेंगे। ये एक ए सदिश, ये एक बी सदिश और ये एक सी सदिश। हाँ जी, समझिए, मैं बोल देता हूं। ये ए सदिश, ये बी सदिश और ये सी सदिश। बता चुका हूं, सारी बात बता चुका हूं, बस फिर भी समझ रहे कि ये जो ए और बी सदिश है ना,
इनका जो परिणामी सदिश होना चाहिए ये कौन है? ये है आपके पास ए सदिश व बी सदिश का परिणामी सदिश। तो अगर ए और ये सी सदिश का परिमाण, यदि सी सदिश का परिमाण इज इक्वल्स टू आर ए बी सदिश का परिमाण, यानी कि ए व बी सदिश के परिणामी सदिश का परिमाण यदि सी सदिश के परिमाण के ठीक बराबर हो तो यदि सी सदिश का परिमाण ए व बी सदिश के परिणामी सदिश के परिमाण के ठीक बराबर हो तो उनका सदिश योग शून्य होगा, यदि एक शर्त और थी, क्या? कि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो क्या आर ए बी सदिश का ए बी सदिश आर ए बी सदिश इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सी सदिश। ए बी सदिश का परिणामी और सी सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। ठीक है जी। अब यहां पे एक बात बताओ, ऐसे समझो, अगर ये सी सदिश इधर होता, कहीं बाहर, बोर्ड के बाहर की तरफ होता, तो क्या संतुलन मिल सकता था? नहीं। ए व बी सदिश का परिणामी तो कहां मिलता? ए व बी सदिश का परिणामी तो मिलता आपको यहीं पे। ए व बी सदिश का परिणामी किसमें? इस बोर्ड के तल में। और सी सदिश इसके बाहर है, इस बोर्ड के बाहर कहीं किसी दिशा में है। तो इनका संतुलन संभव था क्या? नहीं। संतुलन कब संभव था? कि ये बोर्ड के तल में है तो बोर्ड के तल में ही एक और सदिश होता सी, जो कि उस ए बी सदिश के परिणामी सदिश के परिमाण के ठीक बराबर होता और विपरीत दिशा में होता। विपरीत दिशा में होता ही जब ये एक ही तल में होता। तो एक और बात क्या समझ में आई? एक और बात समझ में आई, क्या? तीन सदिशों का सदिश योग सिर्फ तभी शून्य हो सकता है जब तीनों सदिश निश्चित तौर पर एक ही तल में स्थित हो। तीनों के तीनों बोर्ड के तल में स्थित हैं, तभी ऐसा संभव है। बोली बात क्लियर है? अन्यथा तीन सदिशों का सदिश योग शून्य प्राप्त नहीं हो सकता। बोली बात क्लियर है? ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलें। मैंने क्या दो शर्तें बताई? पहली बात, तीन सदिशों का सदिश योग सिर्फ तभी शून्य हो सकता है जब तीनों एक ही तल में स्थित हो। यस, तीनों सदिशों का सदिश योग सिर्फ तभी शून्य हो सकता है जब किन्हीं दो सदिशों का परिणामी का परिमाण, किन्हीं दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण तृतीय सदिश के परिमाण के समान व दिशा तृतीय सदिश के ठीक विपरीत हो। यह बात भी मैं आपको बता चुका हूं। देखो, ये एक बात बताई थी कि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण तृतीय सदिश के परिमाण के ठीक बराबर हो और तृतीय सदिश की दिशा इन दो सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा के ठीक विपरीत हो। यस, ओके। तीसरी बात, तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है। देखो जी, मैं इन तीन सदिशों को अलग अलग निकालकर कुछ करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना। अलग से करते हैं। ये एक सदिश ए, ये दूसरा सदिश बी और ये तीसरा सदिश सी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। ठीक है, अब मैं वापस से, देखो ये जो मैंने बनाया ना, इसको मैं खराब कर रहा हूं, पर ढंग से समझना। मैंने इस ए सदिश को अलग से निकाला, फिर इस बी सदिश को अलग से निकाला,
और इसको इसके ए सदिश के हेड पे रख दिया, ठीक है। फिर इस सी सदिश को निकाला अलग से और इसको यहां पे ऐसे रख दिया। देखो जी, क्या समझ में आया? वापस से बता देता हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा। ये है एक ए सदिश, ये था एक बी सदिश और ये था एक सी सदिश। ये तीन सदिश थे। कौन कौन से थे? ए सदिश था, बी सदिश था और सी सदिश था। अगर इन तीन सदिशों का सदिश योग शून्य है, यदि ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश का सदिश योग शून्य है, तो इन तीनों सदिशों को किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो तीनों सदिश निश्चित ही किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा समान क्रम में दर्शाए जा सकते हैं, जा सकेंगे। क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो। यदि ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश का सदिश योग शून्य है, तो ये तीनों सदिश, तो यह सी, तो यह तीनों सदिश निश्चित ही किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा समान क्रम में दर्शाए जा सकेंगे। अगर इन तीनों का सदिश योग शून्य है तो निश्चित तौर पर ये किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं को समान क्रम में, देखो ये और ये दर्शाए जा सकेंगे। नहीं समझ में आया तो अपन इसको वापस से समझते हैं, मैं समझाता हूं आपको, इसको और समझाया जा सकता है। देखो सुनो मेरी बात। ये है आपका ए सदिश, ये आपका बी सदिश, और छोड़िए मैं लिखता हूं, ये आपका था ए सदिश, ये आपका था बी सदिश, ठीक है जी। और मैं यहां पर बनाता हूं एक और तीसरा सदिश, ये सदिश, ठीक है। ये कौन है? ये आर ए बी सदिश है, ये आर ए बी सदिश है, जो कि ए सदिश प्लस बी सदिश के योग के बराबर है, राइट। मैं अब एक और चौथा सदिश बना रहा हूं, मैंने यहां पे एक और सदिश बनाया, ये सदिश कौन है? ये कोई सी सदिश है। आप क्या देख पा रहे हैं? ये ए बी सदिश इस तरफ था और सी सदिश इधर है, आर ए बी सदिश इधर था, सी सदिश इधर है। यानी कि दोनों के परिमाण देखो, लंबाई समान है,
दोनों के परिमाण भी समान है और दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, आर ए बी सदिश का परिमाण बराबर सी सदिश का परिमाण और आर ए बी सदिश की दिशा सी सदिश के ठीक विपरीत। हाँ या ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर ए बी सदिश बराबर माइनस का सी सदिश। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो और दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत हो उनको विपरीत सदिश कहते हैं। विपरीत सदिश कहते हैं इसलिए आर ए बी सदिश को माइनस सी सदिश के बराबर लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस। ओके, ये मेरे पास यहां पे रिजल्ट क्या था, आर ए बी सदिश इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश। यहां से इसको समीकरण नंबर 1 बोला, इसको समीकरण नंबर 2 बोला और समीकरण 1 व 2 से बताइएगा जी क्या आएगा। यह आ जाएगा माइनस का सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। माइनस सी सदिश को उधर ले जाओ तो इधर बचेगा 0, इधर आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। हाँ या ना? तो जो मैंने अभी लिखा था उसका, मैंने इससे पहले क्या लिखा था याद करो, मैंने लिखा था कि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश तीनों का सदिशयोग शून्य है तो निश्चित ही इन तीनों सदिशों को किसी त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाओं द्वारा समान क्रम में दर्शाया जा सकता है। अब मैं उसका उल्टा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि यदि, अब देखो यहां पे इसको हटाता हूं और उसको लगाता हूं, ठीक है तो कैसा हो जाएगा, फिर से बना लेते हैं। ये हमारा था ए सदिश, ये हमारा था बी सदिश और अब मैंने बनाया सी सदिश। देखो वापस से लिखते हैं, ये था हमारा ए सदिश, ये था हमारा बी सदिश और ये है हमारा सी सदिश। हाँ या ना? तो ए सदिश बी सदिश सी सदिश का सदिशयोग कितना है, शून्य है, क्योंकि ये किसी त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। और हिंदी में समझाओ तो जहां से चले थे वहां पे वापस वहां पे आ गए, तो कितना हो गया, शून्य हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो अब मेरा नियम यहां पे ही बना, क्या लिखा मैंने लिखा यदि 3 सदिशों को किसी त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाओं द्वारा समान क्रम में अर्थात बंद लूप के अनुदिश दर्शाया जाए, समान क्रम में दर्शाया जाए 3 भुजाओं द्वारा, तो निश्चित ही उन 3 सदिशों का सदिशयोग शून्य होगा। यानी कि यहां पे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का योग शून्य हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? ओके, तो मैंने इन सभी नियमों को यहां पे एक बार में ही लिख दिया है। ये आपके पास 3 नियम है। क्या, वापस से पढ़ देता हूं। 3 सदिशों का सदिशयोग सिर्फ तभी शून्य हो सकता है जब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित हों। अगर अलग अलग तल में स्थित हैं तो उनका सदिशयोग शून्य नहीं होगा। दूसरी बात, 3 सदिशों का सदिशयोग कब शून्य होगा? जब तीनों में से किन्हीं 2 सदिशों का परिणामी तीसरी सदिश के परिमाण के बराबर हो और उसकी दिशा के विपरीत हो, तभी इन 3 सदिशों का सदिशयोग शून्य होगा। तीसरी बात, यदि 3 सदिशों का सदिशयोग शून्य है तो इन तीनों सदिशों को निश्चित ही किसी त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाओं द्वारा समान क्रम में दर्शाया जा सकता है। और इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या था कि यदि किन्हीं 3 सदिशों को किसी त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाओं द्वारा समान क्रम में बंद लूप के अनुदिश दर्शाया गया है तो निश्चित तौर पर उन 3 सदिशों का सदिशयोग शून्य होगा। बोलिए वे बात क्लियर है क्या? यस। ओके,
एक यहां पे लास्ट बात और बचती है, जो कि है अगर तीन सह प्रारंभिक सदिश हैं और उनका सदिश योग शून्य है, कैसे, वापस से बना लेते हैं। ये हमारा ए सदिश, ये हमारा बी सदिश और ये हमारा सी सदिश। मैं लिख भी देता हूं, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, इनका सदिश योग शून्य है। और ए व बी, देखो ये जो कोण है ये आपको दे रखा है अल्फा, बी के सामने वाला जो कोण है वो है बीटा और सी के सामने वाला जो कोण है वो है गामा। ठीक है, इसको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसको कहते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, लामी की प्रमेय। ठीक है जी, क्या कहूंगा, वापस से लिख देता हूं, लामी की प्रमेय। वैसे ये त्रिभुज के लिए भी लागू होगी, फिर से बताता हूं, सुनिए। ये हमारा ए सदिश, ये हमारा बी सदिश और ये हमारा सी सदिश। ये ए सदिश, ये बी सदिश और ये सी सदिश, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाए गए, यानी इनका सदिश योग शून्य है। ठीक है जी, तो ए के सामने वाला कोण अल्फा, बी के सामने वाला कोण बीटा और सी के सामने वाला कोण गामा। राइट, तो लामीज थ्योरम क्या कहती है, अगर तीन सदिशों का सदिश योग शून्य है और सहप्रारंभिक सदिश है तो ऐसे बनेंगे और स्वतंत्र सदिश है तो ऐसे बनेंगे। दोनों के केस में अगर सदिश योग शून्य है, यदि ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश तीनों का सदिश योग शून्य है, तो साइन अल्फा अपॉन ए बराबर साइन बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन सी। ये है लामीज थ्योरम। अगर तीन सदिशों का सदिश योग शून्य है तो देखो यहां पे भी क्या है, ए सदिश के विपरीत अल्फा, बी सदिश के विपरीत बीटा और सी सदिश के विपरीत गामा कोण बनाया है। यहां भी ए सदिश के विपरीत अल्फा, बी सदिश के विपरीत वाला कोण बीटा और सी सदिश के विपरीत वाला कोण गामा है। ठीक है, अगर ऐसा है, इनका सदिश योग शून्य है, तो ये थ्योरम है, ये लामीज थ्योरम है, ये लागू होगी। यानी कि साइन अल्फा अपॉन ए सदिश का परिमाण, साइन बीटा अपॉन बी सदिश का परिमाण और साइन गामा अपॉन सी सदिश का परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। बात क्लियर है। ये तीन सदिशों के सदिश योग के शून्य होने की शर्त पड़ी है हमने। बोलिए, बात क्लियर है।